हमने कल की क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण को कवर कर लिया था और उसके लास्ट में मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से फिर पुणे समझौता होता है। और पुणे समझौते के बाद जो है गांधी जी जब जेल से छूटते हैं तो उसके बाद पूरे देश में जो है वो हरिजन उद्धार के उद्देश्य से दौरा करते हैं और हरिजन उद्धार के लिए जो है एक हरिजन कोष की स्थापना करते हैं, जिसमें जो है वो पूरे देश का दौरा करके उस कोष में हरिजन उद्धार के लिए राशि जमा करवाते हैं। तो उसी के एवज में जो है गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे में आते हैं और ये दौरा गांधी जी का 22 से 28 नवंबर 1933 का होता है। तो यहाँ पर जो है गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास अब हम देख रहे हैं, जो कि है 22 से 28 नवंबर 1933। यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना चाहिए, गांधी जी ने इसी समय जब हरिजन उद्धार के कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे तब उन्होंने अपनी जो पत्रिका नवजीवन उनकी पत्रिका का नाम था उसका नाम बदलकर उन्होंने हरिजन कर दिया था। क्लियर है। अब यहां से हम चालू करते हैं और गांधी जी का दौरा जो है वो डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गांधी जी पहुंचते हैं 22 नवंबर को दुर्ग में। ठीक है, गांधी जी 22 नवंबर को दुर्ग पहुंचते हैं। दुर्ग पहुंचने पर उनका स्वागत करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा और मोहनलाल बाकलीवाल। ये तीन व्यक्ति जो रहते हैं गांधी जी के इस दौरे को नियंत्रित करते हैं, मतलब जो दुर्ग में उनका जितना भी कार्यक्रम रहता है वो सबको आयोजित करने में इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका घनश्याम सिंह गुप्त निभाते हैं। तो यहाँ पर जो है गांधी जी का स्वागत होता है। घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा और मोहनलाल बाकलीवाल जो है वो गांधी जी का स्वागत करते हैं। तब गांधी जी यहाँ पर जो है घनश्याम सिंह गुप्त से पूछते हैं कि इस समय जो है दुर्ग में क्या चीजें देखने लायक है, यानी उनसे ये पूछा जाता है कि दुर्ग में क्या चीज प्रसिद्ध है। तो जो घनश्याम सिंह गुप्त रहते हैं वो गांधी जी को लेकर जाते हैं हरिजन पाठशाला। तो हरिजन पाठशाला जो रहती है उस समय बैथर्स हिंदू स्कूल उसका नाम रहता है, बैथर्स हिंदू स्कूल, जिसको कि हरिजन पाठशाला भी कहा जाता था। तब जो है घनश्याम सिंह गुप्त लेकर गांधी जी को यहाँ पर जाते हैं और गांधी जी के द्वारा जो है यहाँ पर घनश्याम सिंह गुप्त ये बताते हैं गांधी जी को कि इस स्कूल में जो है स्वर्ण बच्चे और जितने भी हरिजन बच्चे हैं वो साथ साथ बैठकर एक साथ पढ़ते हैं, यानी कोई उनमें भेदभाव नहीं है, स्वर्ण बच्चे और हरिजन बच्चे दोनों साथ में बैठकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम स्कूल के बारे में भी इसका इतिहास देख लेते हैं। जो हरिजन पाठशाला या बैथर्स हिंदू स्कूल है वो जो है जब घनश्याम सिंह गुप्त 1925 में दुर्ग के नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं तो इस स्कूल का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि जो जिनको हरिजन कहा जा रहा है वहां की महिलाओं को जो है सार्वजनिक स्थानों में कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था। तो ये सब जो प्रथाएं प्रचलित उस समय उसको भी खत्म करवाते घनश्याम सिंह गुप्त। तो घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा अपने क्षेत्र में जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं तो हरिजन जो है वो उस समय जाकर जो है वो कुओं से पानी को भर सकते थे, ये प्रथा भी उन्होंने चालू करवा दी थी। तो और यहाँ पर जो है उन्होंने जो स्कूल बनाया था जहां पर स्वर्ण बच्चे और जितने भी हरिजन बच्चे सब साथ में एक साथ बैठकर पढ़ते थे। तो गांधी जी जो है घनश्याम सिंह गुप्त के इस कार्य से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और घनश्याम सिंह गुप्त को यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा कार्य करने वाले भारत में तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन जो है मध्य प्रदेश में ऐसा कार्य करने वाले आप पहले व्यक्ति होंगे जहां पर हरिजन बच्चे और स्वर्ण बच्चे दोनों साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ये वाक्य बोलते हैं घनश्याम सिंह गुप्त के लिए। अब इसके बाद जो है गांधी जी जब स्कूल जाते हैं तो वहां पे जितने भी हरिजन बालक रहते हैं, लड़के बच्चे रहते हैं, उनको जो है हार पहनाते हैं गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा हरिजन बालकों को यहाँ पर हार पहनाया जाता है और जितने भी टीचर जो रहते हैं वहां इन स्कूलों में पढ़ाते रहते हैं सबको गांधी जी बोलते हैं कि आप जो है आप ही के ऊपर सब चीज डिपेंड करता है। आप जितने भी स्वर्ण बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं और जितने भी यहाँ पर जो मुख्य रूप से हरिजन बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, आप सबको वहां पर सिखाएं कि यहाँ पर छुआछूत जो माना जा रहा है वैसा कोई कार्यक्रम नहीं होता, कोई कार्य छुआछूत का नहीं किया जाता, सब बराबर होते हैं, सब एक बराबर है। तो आप जो है आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन बच्चों को जो है ये छुआछूत की जो पूरा यहाँ पर फैला हुआ है हर क्षेत्र में, तो आप बच्चों को अगर सिखाएंगे तो बचपन से अगर उनको ये संदेश मिलेगा तो वो बड़े होकर भी जो है छुआछूत पर या कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इसी के लिए ये जो है गांधी जी छुआछूत
छुपाछुप की भावना दूर करवाने का संकल्प दिलवाते हैं जितने भी टीचर रहते हैं वहां पर। ठीक है, इसके बाद जो है गांधी जी जो है मुख्य रूप से यहाँ पर आर्य कन्या विद्यालय जाते हैं। आर्य कन्या विद्यालय, जैसे कि मैंने बताया था, घनश्याम सिंह गुप्त जो है वो आर्य समाज से संबंधित है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आर्य कन्या विद्यालय जाते हैं, यहाँ पर वो महिलाओं के द्वारा सूत काटने का काम भी जो चलता रहता है वो भी देखते हैं। तो आर्य कन्या विद्यालय का भी दौरा यहाँ पर गांधी जी करते हैं। इसके बाद जो है गांधी जी की शाम को जो है मोती बाग में जो रहती है एक सभा का आयोजन होता है दुर्ग में। एक्चुअल में वो जो मोती बाग है वो मोती तालाब के किनारे रहता है, इसलिए इसको मोती यहाँ पर बाग भी कहा जाता था। तो मोती बाग में गांधी जी की सभा होती है। लगभग 50,000 की भीड़ गांधी जी को देखने के लिए वहां पर जमा हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मुख्य रूप से दुर्ग में उस क्षेत्र में लाउड स्पीकर नहीं थे, तो गांधी जी को पहले जो है घनश्याम सिंह गुप्त सभा को संबोधित करते हैं। उसके बाद उससे पहले यहाँ पर गांधी जी के स्वागत में स्वागत गीत गाया जाता है। ये स्वागत गीत जो गाते हैं वो शिशुपाल सिंह यादव गाते हैं और उदय प्रसाद गाते हैं, जो कि गांधी जी के स्वागत में कविता रहती वो बोलते हैं ये दो लोग, शिशुपाल सिंह यादव और उदय प्रसाद। उसके बाद घनश्याम सिंह गुप्त सभा को संबोधित करते हैं, फिर गांधी जी को सभा संबोधित करने के लिए कहा जाता है। तब गांधी जी घनश्याम सिंह गुप्त से यहाँ पर बोलते हैं कि इतने सारे लोग हैं, मेरी आवाज पीछे तक तो जा नहीं पाएगी। तो गांधी जी को घनश्याम सिंह गुप्त बोलते हैं भले ही आपकी आवाज पीछे तक ना जा पाए, लेकिन लोग यहाँ पर आपके दर्शन के लिए भी उपस्थित है, तो कम से कम उनको आपका दर्शन हो जाएगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि मेरी तो चारों तरफ भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, तो मैं तो केवल एक दिशा में देखकर बोल सकता हूँ, पीछे और या आजू बाजू तो नहीं देख सकता। तो घनश्याम सिंह गुप्त यहाँ पर एक पहले से व्यवस्था करके रखते हैं एक रिवॉल्विंग चेयर की, उसमें गांधी जी को वो बैठा देते हैं और वो चेयर को धीरे धीरे जो है चारों दिशाओं में घुमाते रहते हैं। तब गांधी जी बोलते हैं ऐसी व्यवस्था तो मैंने अपने जितने भी दौरे के वहां कहीं भी नहीं थी। तो गांधी जी जो है आसान उस चेयर में बैठते हैं और घनश्याम सिंह गुप्त उस चेयर को चारों तरफ घुमाते रहते हैं, जिससे चारों दिशाओं में जो लोग मौजूद थे वो गांधी जी के दर्शन भी कर लेते हैं और गांधी जी अपना वहां पे सभा को संबोधित भी करते हैं और हरिजन उद्धार के लिए वहां पर कार्य करने के लिए लोगों को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से जो है गांधी जी हरिजन उद्धार के लिए जो हरिजन कोष बनाते हैं। दुर्ग के क्षेत्र से गांधी जी को 3300 रुपए की प्राप्ति होती है और इस 3300 रुपए को गांधी जी जो रहते हैं वो तुरंत इस जितने भी पैसे यहाँ पर मिलते हैं वो घनश्याम सिंह गुप्त को दे देते हैं और बोलते हैं जो आप हरिजन के क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहे हैं आप उसी क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो 3300 रुपए की प्राप्ति होती गांधी जी जो है वो दे देते हैं घनश्याम सिंह गुप्त को। अब इसी दिन होता है शाम का समय, गांधी जी जो है अब यह दुर्ग से निकलकर शाम को जो है रायपुर के लिए निकल जाते हैं और बीच में जो है कुमारी जब पहुंचते हैं तो उनका कुमारी में स्वागत होता है गांधी जी का। उसके बाद जो है गांधी जी यहाँ तुरंत में जो है तो कुमारी में स्वागत करने के बाद गांधी जी आमापारा पहुंचते हैं। आमापारा में जो है मिशनरियों के द्वारा उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है, एक सभा संबोधित करते हैं यहाँ पर गांधी जी, मिशनरियों द्वारा उनका स्वागत होता है, वहीं पर सभा को संबोधित करते हैं। यहाँ पर जब गांधी जी आते हैं तो आमापारा में गांधी जी का स्वागत करने के लिए यति यतनलाल जो रहते हैं वो एक गीत गाते हैं, जिस गीत के कुछ बोल है हमारो सबरी के राम, यानी यहाँ पर गांधी जी को सबरी के राम के रूप में संबोधित करते हैं इस गीत में यति यतनलाल। तो आपको याद रखना है यति यतनलाल जब आमापारा में गांधी जी पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में हमारो सबरी के राम नामक एक गीत गाते हैं। तो यहाँ पर जो है रात को यति यतनलाल जैन जब यहाँ पर स्वागत करते हैं उसके बाद गांधी जी के रुकने की व्यवस्था जो होती है वो पंडित रविशंकर शुक्ल के घर में होती है, जो कि बूढ़ापारा में स्थित होता है। गांधी जी को आमापारा से बूढ़ापारा जाने में ही लगभग 3 घंटे का समय बीत जाता है, इतनी भीड़ रहती है उनको देखने के लिए। तो गांधी जी जो रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल के घर में रुकते हैं रात को। अब अगले दिन यहाँ पर जो है 23 नवंबर को गांधी जी का कार्यक्रम रहता है विक्टोरिया गार्डन, जिसको कि मोती बाग के नाम से जाना जाता है, उस समय विक्टोरिया गार्डन के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर जो है गांधी जी जो है मुख्य रूप से खादी और स्वदेशी प्रदर्शनी को देखने जाते हैं, यानी जो विक्टोरिया गार्डन रहता है उस समय वहां पर खादी व स्वदेशी की प्रदर्शनी लगे रहती है, तो उसको देखने के लिए गांधी जी जाते हैं 23 नवंबर को। तो 23 नवंबर को गांधी जी का जो कार्यक्रम होता है विक्टोरिया गार्डन व मोती बाग में खादी व स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन करना। ठीक है, इसके बाद यहाँ गांधी 24 नवंबर का दिन आता है। 24 नवंबर को भी गांधी जी जो है मुख्य रूप से रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में ही रुकते हैं और लॉरी
यहाँ पर आपको याद रखना है लॉरी स्कूल जिसको उस समय अभी जो उसका नाम है माधवराव सप्रे हाई स्कूल, वहां पर जो है गांधी जी की एक सभा होती है। याद रखना है 24 नवंबर को लॉरी स्कूल जिसको कि सप्रे हाई स्कूल भी कहते हैं, वहां पर गांधी जी की एक सभा होती है। इस सभा में जो है सनातन सभा नाम की एक संस्था भी मौजूद रहती है। यानी जो लॉरी स्कूल में गांधी जी की सभा हो रही है, वहां पर एक संस्था आती है, उस संस्था का नाम रहता है सनातन सभा। तो ये सनातन सभा जो संस्था रहती है वो गांधी जी को यहाँ पर चांदी की डिब्बी में एक मान पत्र देती है। मान पत्र कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति आता है तो उसके सम्मान के स्वरूप जो पत्र दिया जाता है तो उसको मान पत्र बोलते थे, वो चांदी की डिब्बी में डालकर देते हैं। तो गांधी जी को जैसे ही ये मान पत्र चांदी की डिब्बी में मिलता है, गांधी जी क्या करते हैं, इसकी नीलामी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चांदी की डिब्बी में जो मान पत्र प्राप्त होता है, गांधी जी उसकी नीलामी कर देते हैं। उस समय क्या होता है, राजकुमार कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहते हैं मिस्टर स्मिथ पियर्स, वो गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आप जो है राजकुमार कॉलेज आइए और यहाँ पर भी आकर एक अपना भाषण दीजिए, सभा को संबोधित कीजिए। तब यहाँ पर गांधी जी राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल जो रहते हैं पियर्स के निवेदन पर जो है राजकुमार कॉलेज जाते हैं। और राजकुमार कॉलेज में जो है मुख्य रूप से जो राजकुमार कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ते रहते हैं उनको संबोधित करते हैं, क्योंकि राजकुमार कॉलेज में उस समय केवल जमींदार व राजाओं के बच्चे ही पढ़ते थे। तो वो यहाँ पर बच्चों को ये बोलते हैं कि आपके माता पिता को तो मैं अभी नहीं समझा सकता, लेकिन आपको जरूर समझा रहा हूं कि जो छुआछूत जैसी बीमारी है हमारे समाज में, उसको दूर करें। आगे चलकर अगर आप भी देश के भविष्य बनेंगे तो आप जो है अगर वर्तमान में छुआछूत से संबंधित जो भी चीजें यहाँ पर फैली उसको दूर करने का प्रयास करें और सभी को एक समान समझे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है राजकुमार कॉलेज में प्राचार्य स्मिथ के निवेदन पर वो जाते हैं और राजकुमार कॉलेज में ही 24 नवंबर को गांधी जी सभा को संबोधित करते हैं, बच्चों को संबोधित करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पियर्स जो गांधी जी को यहाँ पर बुलाते हैं, क्योंकि राजकुमार कॉलेज ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार काफी ज्यादा नाराज हो जाती है पियर्स से भी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है राजकुमार कॉलेज में गांधी जी का यहाँ पर मुख्य रूप से एक सभा को संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज होती है कि 24 नवंबर को ही गांधी जी क्या करते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ मोदहापारा में हरिजन बस्ती में गए और वहां पर लोगों को संबोधित किया। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ गांधी जी जाते हैं मोदहापारा 24 नवंबर को इस सभा को संबोधित करने के बाद, और हरिजन बस्ती में जाते हैं और हरिजन बस्ती में जाकर जनता को संबोधित करते हैं। और उसके बाद क्या है, पुरानी बस्ती में स्थित मंदिर के दरवाजे खोलकर हरिजनों के साथ प्रवेश करते हैं। जो वहां पर पुरानी बस्ती है, पुरानी बस्ती में एक मंदिर रहता है, गांधी जी जो है उस मंदिर के दरवाजे को खोलते हैं और हरिजनों के साथ जो है अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पर 22 नवंबर को गांधी जी यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पे कुछ जो स्वर्ण लोग रहते हैं वो गांधी जी से पूछते हैं कि ये हरिजन हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ण लोग वो हरिजन क्यों नहीं हो सकते। तो गांधी जी यहाँ पर ये बोलते हैं कि जिस तरीके से जो बड़े स्वर्ण लोग रहते हैं वो जिस तरीके से अपने वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों को कष्ट देकर उनको अपने नीचे क्षेत्र नीचे जाति का समझते हैं, यानी वो जो बड़े लोग रहते हैं वो छोटे लोगों को जिस तरीके से ठुकरा दिए हैं, तो उनको केवल एक सहारा मिलता है हरि का, इसी के लिए उनको हरिजन कहा जाता है और आपको हरिजन नहीं कहा जाता। यानी जिनको लोग ठुकरा देते हैं उनको हरि जो रहते हैं या जो रहते हैं वो अपना लेते हैं, इसलिए उनको हरिजन कहते हैं। ये 22 नवंबर को गांधी जी यहाँ पर बोलते भी है। अब यहाँ पर जो है हरिजन बस्ती में गांधी जी संबोधन करते हैं। संबोधन करने के बाद गांधी जी जो रहते हैं पुरानी बस्ती में स्थित मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाते हैं। इसके बाद गांधी जी जो है सतनामी आश्रम व अनाथालय की भी यात्रा करते हैं, जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा बनाया गया था, हम पहले भी पढ़े हुए हैं। तो सतनामी आश्रम व अनाथालय की यात्रा करते हैं। यहाँ पर जो है जब गांधी जी मंदिर प्रवेश कराते रहते हैं तो वहां के जो लोग रहते हैं वो गांधी जी को ये सूचना देते हैं कि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है ये काम उन्होंने पहले ही करवाया था। जब हमने पढ़ा था रामचंद्र मंदिर में प्रवेश वाला, तो वो काम उन्होंने पहले करवाया हुआ है।
तब जो गांधी जी रहते हैं उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहते हैं। यानी जो काम वो अभी चालू कर रहे हैं, गांधी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है वो हरिजनों को पहले मंदिर प्रवेश करवा चुके थे, इसलिए गांधी जी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहकर वहां पे संबोधित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है सतनामी आश्रम व अनाथालय की यात्रा करने के बाद गांधी जी जो रहते हैं कन्हैयालाल वर्मा के निवास में पहुंचते हैं। कन्हैयालाल वर्मा के जब वो निवास में पहुंचते हैं तो वहां पर महिलाओं की एक सभा होती है। ये सभा में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी जो है जेठाबाई एक नाम की एक महिला रहती है, वो गांधी जी को सोने की अंगूठी देती है यहाँ पर। यानी जब गांधी जी कन्हैयालाल वर्मा के निवास में जाकर महिलाओं को संबोधित करते हैं तो महिलाओं के द्वारा जो है जो भी सोना पहने रहते हैं वो गांधी जी को देते हैं। उसमें जेठाबाई नाम की एक महिला रहती है जो अपने सोने की अंगूठी गांधी जी को देती है हरिजन उद्धार के हरिजन कोष के लिए। तो यहाँ पर गांधी जी जो है उसके बाद यहाँ से अंगूठी ले लेते हैं। फिर गांधी जी जब वापस जाते रहते हैं तो गांधी चौक में एक सभा होती है। गांधी चौक में गांधी जी इस अंगूठी की नीलामी कर देते हैं और जो इस नीलामी से जो पैसा आता है वो हरिजन उद्धार के लिए हरिजन कोष में जमा कर लेते हैं। तो टोटल जो रायपुर क्षेत्र है उससे गांधी जी को जो है 14,500 रुपए की प्राप्ति होती है हरिजन उद्धार के लिए, हरिजन जो कोष बना है उसके लिए। तो 14,500 रुपए गांधी जी को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अगला हम देखते हैं 25 नवंबर। 25 नवंबर को गांधी जी सुबेरे जो है मोटर कार से जो है धमतरी रवाना होते हैं। गांधी जी अपने पूरे दौरे में जो है मुख्य रूप से खुली कार में जाते थे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी गांधी जी मोटर कार से धमतरी के लिए रवाना होते हैं और मकईबंद चौक में गांधी जी पहुंचते हैं। मकईबंद चौक में नारायण राव मेघावले व नथुजी जगताप जो रहते हैं वो उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, नारायण राव मेघावले जो रहते हैं वो कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका स्वागत करते हैं, जबकि नथुजी जगताप जो रहते हैं धमतरी की जो नगर पालिका रहती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां की, उसके एवज में उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर। और नारायण राव मेघावले जो है गांधी जी को 501 रुपए हरिजन उद्धार के लिए देते हैं। और जो नथुजी जगताप रहते हैं गांधी जी के स्वागत के लिए जो है उनको मान पत्र देते हैं, वही सम्मान पत्र जिसको गांधी जी जो है नीलामी कर देते हैं उस मान पत्र की, जिसको हजारीलाल जैन खरीदते हैं। हजारीलाल जैन जो है वो गांधी जी के इस पूरे दौरे में गांधी जी की कार जो चलाते हैं वो हजारीलाल जैन ही चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान पत्र को गांधी जी नीलामी करते हैं। अगला जो रहता है गांधी जी जो रहते हैं म्युनिसिपल हाई स्कूल पहुंचते हैं। म्युनिसिपल हाई स्कूल में जाकर गांधी जी की सभा होती है। गांधी जी इस सभा में जो है धमतरी को, क्योंकि धमतरी के लोग जो है सभी सत्याग्रह में शामिल थे, पहले कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ तो उसका भी नेतृत्व किया था। तो धमतरी काफी ज्यादा जागरूक एक जगह थी जहां पर जो है लोग राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति काफी जागरूक थे और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को समझते थे। तब गांधी जी ने म्युनिसिपल हाई स्कूल की सभा में जो धमतरी है उसको दूसरा बारदोली भी कहा था, क्योंकि बारदोली भी ऐसी ही जगह थी। तो धमतरी को दूसरा बारदोली कहते हैं। गांधी जी ने इस सभा में संबोधित किया था। इसके बाद जो है गांधी जी दाजी कन्या मराठी पाठशाला जाते हैं। दाजी कन्या मराठी पाठशाला में गांधी जी का भाषण होता है। लोगों को हरिजन उद्धार के लिए वहां पर गांधी जी भाषण देते हैं। उसके बाद जो है गांधी जी छोटेलाल श्रीवास्तव के घर पहुंचते हैं और छोटेलाल श्रीवास्तव के घर के सामने जो है महिलाओं को संबोधित करते हैं। महिलाओं को जब संबोधित करते हैं तो महिलाएं जिनके पास जितना भी धन रहता है, जितने भी सोने रहते हैं या चांदी रहते हैं, वो गांधी जी को यहाँ पर वो दे देते हैं। ठीक, इसके बाद जो है गांधी जी 26 नवंबर को यहाँ पर गांधी जी रात को वापस आ जाते हैं, धमतरी से रायपुर वापस आ जाते हैं। और 26 नवंबर को गांधी जी सुबेरे रायपुर से बिलासपुर के लिए निकलते हैं। तो रायपुर से बिलासपुर के दौरे में गांधी जी बीच में राजिम, भाटापारा, बलौदा, मुंगेली में गांधी जी का स्वागत होता है। राजिम, भाटापारा, बलौदा, मुंगेली, यानी गांधी जी ऐसा नहीं कि एक सीधे रूट में जा रहे, वो हर जगह आसपास से होकर गुजरते थे ताकि हर जगह से वो हरिजन उद्धार के लिए हरिजन कोष में पैसा जमा कर सके। तो राजिम, भाटापारा, बलौदा, मुंगेली में गांधी जी का स्वागत होता है। वहां पे गांधी जी थोड़ी थोड़ी देर रुकते हैं, सभा को थोड़े से संबोधित करते हैं और हरिजन उद्धार के लिए पैसा लेते हैं। यहाँ पर जब गांधी जी रायपुर से बिलासपुर का दौरा करते हैं तो एक स्थान ऐसा आता है जहां पर एक 80 से 85 साल की वृद्ध महिला रहती है। वो गांधी जी के कार के सामने खड़ी हो जाती है। तो गांधी जी को वहां पर रुकना ही पड़ता है भीड़ में।
तो गांधी जी कार से उतरते हैं तो वो महिला बोलती है कि मेरी उम्र तो वैसे ही 80 से 85 साल की हो चुकी है, मैं जल्द ही मर जाऊंगी, लेकिन मेरे को मृत्यु से पहले जो है आपके दर्शन करने थे और आपके पैर धोकर जो है फूल अर्पित करने थे। तो यहाँ पर महिला जो रहती है वो उनको फूल अर्पित करना चाहती थी, उनके पैर धोकर वहां पर फूल रखना चाहती थी और उनको देखना चाहती थी। तो गांधी जी बोलते हैं आपने मेरे को देख लिया, लेकिन अगर आपको मेरे पैर धोने तो उसके लिए आपको हरिजन उद्धार के लिए 1 रुपए देना पड़ेगा। तो वो महिला बोलती कि मैं अभी 1 रुपए कहाँ से लेके आऊंगी, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन आसपास के जो रहते हैं लोग वो 1 रुपए देने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। तो उसके बाद वो महिला बोलती ठीक है मैं घर से देख के आती हूँ, 1 रुपए तो निकल जाएगा करके। तो गांधी जी, वो महिला जो है काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो गांधी जी जो है हंसते हुए उनको बोलते हैं आपको जो स्वागत करना है आप मेरा कीजिए। तो उसके बाद वो महिला जो रहती है वो गांधी जी के पैर धोती है और पैर धोने के बाद उसमें फूल अर्पित करती है। फिर गांधी जी आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी जो है फिर उसके बाद जो है पहुंचते हैं बिलासपुर, और बिलासपुर में नगर पालिका उद्यान में विशाल सभा को संबोधित करते हैं। ये नगर पालिका उद्यान को उस समय कंपनी गार्डन कहा जाता था। तो वहां पर जो है गांधी जी उद्यान में विशाल सभा को संबोधित करते हैं, जहां पर महिलाओं के द्वारा जो है 1000 रुपए की थैली जो है लगभग 1000 रुपए इकट्ठा करके गांधी जी को दिया जाता है। गांधी जी इससे असंतुष्ट होते हैं कि इतना कम पैसे आप कैसे जमा कर रहे हैं। तब गांधी जी वहां पर कुंज बिहारी अग्निहोत्री की जो वाइफ रहती है, जिनका नाम उस समय श्रीमती अग्निहोत्री बोला जाता था, तो उनको बोलते हैं कि आप सभी लोगों के सामने जाइए और अपना आंचल फैलाकर जो है सामने साड़ी खोलिए वहां पर, और साड़ी में जो है मतलब उसमें पैसा इकट्ठा कीजिए साड़ी को फैलाकर। ठीक है, तो आगे जो है वो महिलाएं जाती हैं और जो श्रीमती अग्निहोत्री जाती है सभी लोगों के पास जाती है और साड़ी फैलाकर जो है उसमें जो है पैसे इकट्ठा करती है और वो पैसे लाकर गांधी जी को दे देती हैं। ठीक है, तो ये होता है घटना नगर पालिका उद्यान में विशाल सभा कंपनी गार्डन में। अब यहाँ पर जो है उसके बाद गांधी जी की सनीचरी बाजार में गांधी जी की एक सभा होती है बिलासपुर के सनीचरी पड़ाव में। वहां पर गांधी जी को जो है 2000 की थैली भेंट के स्वरूप मिलती है हरिजन उद्धार के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि गांधी जी इस सभा को एक चबूतरे में बैठकर संबोधित करते हैं। तो गांधी जी जब वहां से चले जाते हैं तो जो चबूतरे में जितने भी ईंट पत्थर रहते हैं, वहां के जो लोग सभा में आए रहते हैं वो ईंट पत्थर को लेकर अपने घर चले जाते हैं। कि एक मतलब इस एक बड़ा यहाँ पर एक मौका था जहां पर गांधी जी संबोधित किए थे, उनकी मतलब स्मृति के लिए जो है ये ईंट पत्थर ले जाते हैं। और बाद में वहां पे जहां पर चबूतरा रहता है चबूतरा रहता ही नहीं, क्योंकि सभी ईंट पत्थर लोग अपने घर लेके रहते हैं। इसके बाद जो है गांधी जी जो है 26 नवंबर की रात को जो है बिलासपुर से रायपुर की ओर निकल जाते हैं। फिर 27 नवंबर को वो रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं सभा को संबोधित करने, जैसे कि डूमर तराई, माना, अभनपुर, भोतीडी, मरौद, कुरुद। यहाँ पर गांधी जी संबोधित करते हैं। डूमर तराई, माना, अभनपुर, भोतीडी, मरौद और कुरुद, ये आसपास के क्षेत्रों में गांधी जी की सभा होती है। वहां पे गांधी जी हरिजन उद्धार के लिए सभा करते हैं और वहां से पैसे इकट्ठे करते हैं। उसके बाद गांधी जी 28 नवंबर को रायपुर से गोंदिया होते हुए बालाघाट की ओर रवाना हो जाते हैं। एक ट्रेन के माध्यम से गांधी जाते हैं रायपुर से गोंदिया, और गोंदिया से फिर वो बालाघाट की ओर चले जाते हैं। तो ये था गांधी जी का पूरा दौरा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि इस दौरे में गांधी जी के साथ कौन कौन आया था। तो इस दौरे में गांधी जी के साथ आए थे ठक्कर बापा, महादेव देसाई, मीराबेन और जमुनालाल बजाज की बेटी। तो इन लोग साथ में थे। ठक्कर बापा, महादेव देसाई, मीराबेन और जमुनालाल बजाज की जो है बेटी वो आए थे। सेकंड, दौरे की व्यवस्था, यानी गांधी जी का जो ये छत्तीसगढ़ दौरा था पूरा 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर, ये दौरे का प्लान किसने किया था कि गांधी जी कहां कहां पे जाएंगे। तो 2 लोगों ने गांधी जी के इस पूरे दौरे को प्लान किया था। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे मध्य प्रांत में जो गांधी जी का दौरा हुआ था उसको प्लान कर रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ल और व्यवहार राजेंद्र सिंह और पंडित रविशंकर शुक्ल। ये गांधी जी के पूरे मध्य प्रांत के दौरे, और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रांत का हिस्सा था, तो ये पूरे दौरे को नेतृत्व किया था, मतलब पूरा प्लान किया था गांधी जी का इन 2 लोगों ने। और गांधी जी का जैसे कि मैंने बताया कार चलाने का काम कौन किया था, हजारीलाल जैन ने। तो ये पार्ट हमने गांधी जी का पूरा छत्तीसगढ़ दौरा देख लिया। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, जब गांधी जी चले जाते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी के इस प्रवास का क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद जो चुनाव हुए, शिक्षक सम्मेलन हुए, वो वाला पार्ट अब हम कवर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हमने गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास देख लिया था और अब हम ये देखेंगे कि गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ा छत्तीसगढ़ की जनता में हरिजन उद्धार के उद्देश्य से, वो पाठ अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जब गांधी जी यहाँ से चले जाते हैं उसके बाद जो है दुर्ग में जो है जिला हरिजन सेवक संघ बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुर्ग से जितने भी पैसे कलेक्ट होते हैं गांधी जी घनश्याम सिंह गुप्त को सौंप देते हैं कि आप जो है हरिजन उद्धार करेंगे इस क्षेत्र में। तो उसके बाद जो है दुर्ग जिले में हरिजन सेवक संघ का गठन होता है 17 जनवरी 1934 को। तो 17 जनवरी 1934 को जो दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ बनता है उसके अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम सिंह गुप्त और उपाध्यक्ष बनते हैं रत्नाकर झा। और इनके द्वारा जो पैसे गांधी जी को दिए जाते हैं लगभग 3300 रुपए, वो गांधी जी इन्हीं को सौंप कर जाते हैं। तो घनश्याम सिंह गुप्ता इस हरिजन सेवक संघ के तहत जो है उन पैसों से जो है हरिजन बच्चों के लिए जो है मुख्य रूप से पुस्तकें खरीदते हैं, कॉपियां खरीदते हैं और उनको देते हैं। ठीक है, तो ये हरिजन सेवक संघ बनता है 17 जनवरी 1934 को, जिसके अध्यक्ष हैं घनश्याम सिंह गुप्ता और उपाध्यक्ष है रत्नाकर झा। इसी बीच जो है जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही था कि रायपुर जिला काउंसिल को भंग कर दिया जाता है 1930 में, जब पंडित रविशंकर शुक्ल जो है व्यायाम शिक्षक बनाते हैं खूबचंद बघेल को, वाला पाठ हमने पढ़ा था। तो उसके बाद जो है फिर रविशंकर शुक्ल जो है शिक्षकों को भी निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसके बाद रायपुर जिला काउंसिल को भंग कर दिया जाता है 1930 में। तो उसके बाद जो है 1934 में जो है रायपुर जिला काउंसिल को फिर से बनाया जाता है और ब्रिटिश सरकार द्वारा रायपुर जिला काउंसिल का फिर से चुनाव कराया जाता है। तो यहाँ पर रविशंकर शुक्ल उस चुनाव में दोबारा जीत कर आ जाते हैं। तो ब्रिटिश सरकार उनको हराने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो दोबारा जीत कर आते हैं और रायपुर जिला काउंसिल जो है 8 मार्च 1934 को फिर से बहाल कर दी जाती है और पंडित रविशंकर शुक्ल दोबारा रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इसी बीच नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव होता है। केंद्रीय विधानसभा यानी जैसे लोकसभा होता है वैसे ही, तो उसको केंद्रीय विधान धारा चुनाव भी बोला जाता था और केंद्रीय विधानसभा भी बोला जाता था। तो 1934 नवंबर में केंद्रीय विधानसभा चुनाव होता है, जिस चुनाव में जो है 3 लोग जीत कर जाते हैं मध्य प्रांत से, सेठ गोविंद दास, घनश्याम सिंह गुप्ता और बैरिस्टर अभ्यंकर। ठीक है, तो 3 लोग जो है इस केंद्रीय विधानसभा चुनाव में जीतते हैं, घनश्याम सिंह गुप्ता, सेठ गोविंद दास और बैरिस्टर अभ्यंकर। ये 3 लोग इस चुनाव में जीत कर जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही रायपुर जिला काउंसिल की बहाली होती है 1934 में, अब रायपुर जिला काउंसिल क्योंकि इस समय पता रहता है कि 1935 का अधिनियम आता है और 1935 के अधिनियम के तहत जो है चुनाव होने वाले रहते हैं 1937-36 में, 36 के आखिरी और 37 के शुरुआत में। तो यहाँ पर जो है रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। तो वो अध्यक्ष रहते हुए जो है रायपुर जिला काउंसिल द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जो उत्थान के नाम से जानी जाती है। तो ये उत्थान जो पत्रिका है एक मासिक पत्रिका रहती है जो कि रायपुर जिला काउंसिल के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। यानी जब रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल रहते हैं तब इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होता है। तो इस पत्रिका के प्रकाशन जब होता है तो इसके संपादक रहते हैं पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। तो पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी के संपादक में जो है या संपादन में इस पत्रिका का प्रकाशन होता है रायपुर जिला काउंसिल के माध्यम से। अब यहाँ पर जो है इस पत्रिका के उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में राष्ट्रीय जागृति फैलाना। तो जैसे कि मैंने बताया चुनाव आने वाले रहते हैं, तो जो राष्ट्रीय अंचल जो ग्रामीण अंचल है उन पे राष्ट्रीय जागृति फैलाने का उद्देश्य से उत्थान पत्रिका प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में शिक्षा व साहित्य से संबंधित लेख भी छपते थे, यानी जिससे जो है राष्ट्रीय भावना भी जागृत की जा सके और जितने प्रसिद्ध लेखक है उनके साहित्य भी इसमें प्रकाशित होते थे, ताकि जो क्योंकि ये जो जितने भी पत्रिका है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राष्ट्रीय विद्यालयों में भी किया जाता था। तो वहां के भी छात्र पढ़ रहे थे तो उनको जो अच्छी शिक्षा भी मिले, इसलिए साहित्यकार के जो लेख है वो भी छापते थे और उनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ सके इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित लेख भी छापते थे। तो यहाँ पर जो है इस पत्रिका में पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों के लेख भी छपे हैं। और यहाँ पर जो है पंडित जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का एक लेख छपता है इस पत्रिका के पहले अंक में जिसका नाम रहता अगर मैं शिक्षक होता। अगर मैं शिक्षक होता नामक एक लेख छापते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह,
जिसमें वो इस लेख में ये बताते कि अगर मैं शिक्षक होता तो मैं क्या क्या करता। जैसे कि गांधी जी जब सेकंड द्वितीय प्रवास में आए थे तो हमने पढ़ा गांधी जी क्या करते हैं, शिक्षकों को बोलते हैं वहां पर कि आप जो है छुआछूत से संबंधित जितने भी ज्ञान है या छुआछूत से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम फैली है उसको दूर करने का जो है सिर्फ आप कर सकते हैं। आप अपने जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको जो है वो इस प्रकार की शिक्षा दीजिए कि वो स्वर्ण और दलित दोनों के मध्य भेदभाव ना करें। ये गांधी जी बोलते हैं, दुर्ग में हमने पढ़ा ही था। तो यहां पर भी जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह है वो अपने लेख में यही बताते हैं, अगर मैं शिक्षक होता तो बच्चों को ऐसी शिक्षा देता कि वो छुआछूत जैसी भावनाओं को अपने मन के अंदर भी नहीं ला पाते। और अगर मैं शिक्षक होता तो मैं राष्ट्रीय आंदोलन से भी अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास करता जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो है शिक्षकों के लिए ये यहाँ पे पत्रिका में उन्होंने ये लेख छापा था, अगर मैं शिक्षक होता। और इस उत्थान पत्रिका के जो पहला पृष्ठ होता था उसमें वंदे मातरम गीत छपता था। इस टोटल जो है इस पत्रिका में जो पेज की संख्या थी वो थी 64 से 80, यानी 64 पेज मिनिमम और अधिकतम 80 पेज तक गए। और इसके प्रथम पेज में जैसे कि मैंने बताया वंदे मातरम रहता था और इसका वार्षिक मूल्य इस पत्रिका का रहता था 3.5 रुपए, यानी 3.5 रुपए वार्षिक इस पत्रिका का मूल्य है। अब आपने यहां तक केवल इतना पढ़ा है कि आयरलैंड का इतिहास जो है वो किसने लिखा है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने। तो आयरलैंड का इतिहास जो लिखा गया था लेख वो पंडित रविशंकर शुक्ल इस उत्थान पत्रिका में ही प्रकाशित करवाते थे। तो उत्थान पत्रिका में उन्होंने आयरलैंड का इतिहास लेख प्रकाशित करवाया था। उसके भी पीछे का कारण यही था क्योंकि आयरलैंड में जिस तरीके से वहां के बच्चे, टीचर और जितने भी लोग थे उन्होंने किस तरीके से अपने आप को स्वतंत्र करवाया था ब्रिटिश चंगुल से, तो वहां पर ही यहाँ पर वो लेख छापकर यही उनके जो बलिदान है वो दिखाते थे ताकि उसको पढ़ के राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक और बच्चे और उत्साहित हो और वो भी इसी तरीके से अपना बलिदान देके भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका अदा करे। तो जो आयरलैंड का इतिहास है वो भी जो है प्रकाशित पंडित रविशंकर शुक्ल इस उत्थान पत्रिका में कराते थे। आगे चलकर 1937 का चुनाव होता है और 1937 के चुनाव में कांग्रेस जीतती है। तो उसके बाद क्योंकि पत्रिका का मेन उद्देश्य जो है चुनाव का प्रचार करना भी रहता है, तो यहां पर जो है अंत में जब चुनाव का प्रचार हो जाता है, कांग्रेस जीत जाती है, तो इस पत्रिका का प्रकाशन 1937 में बंद कर दिया जाता है। तो उत्थान मासिक पत्रिका जो है वो 1935 से 1937 तक छपती है। क्लियर है? तो उस समय रायपुर जिला काउंसिल के द्वारा प्रकाशित होती है। सुंदरलाल त्रिपाठी इसके संपादक रहते हैं और रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष रहते हैं हमारे जो रविशंकर शुक्ल। तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया भी था कि उत्थान पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ, तो 1935 से 1937। अगला हम देखते हैं यहां पर 9 दिसंबर 1935 रायपुर। 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में जो है मुख्य रूप से शिक्षकों का 5वां वार्षिक सम्मेलन रहता है। शिक्षकों का 5वां वार्षिक सम्मेलन रहता है जिसको संबोधित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो रायपुर आते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया जाता है। एक्चुअल में ये सम्मेलन 3 दिन का रहता है, 9 से 11 दिसंबर 1935 तक। लेकिन राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1935 को इस शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हैं और इस शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मुंगेली चले जाते हैं। ठीक है, और वहां पर उसी दिन 9 दिसंबर को रात को मुंगेली में पहुंचते हैं और रात की इतनी ठंड में जो है जनता को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है 9 दिसंबर को शिक्षकों का 5वां वार्षिक सम्मेलन हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिस्सा लेते हैं और शिक्षकों और जनता को संबोधित करते हैं। और इसी अवसर पर जब वो शिक्षकों को संबोधित करते हैं तो रायपुर जिला काउंसिल में, क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल अध्यक्ष रहते हैं, तो वो रायपुर जिला काउंसिल की जो इमारत रहती है उसमें भी राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ठीक है, तो रायपुर जिला काउंसिल की इमारत में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराता है और शिक्षकों के इस सम्मेलन में हिस्सा भी लेते हैं और उनको संबोधित भी करते हैं। ये भी अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है केमिस्ट का उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मुंगेली प्रवास, क्योंकि वो इसके बाद यहाँ पर भाग लेके मुंगेली चले जाते हैं और मुंगेली में भी सभा को संबोधित करते हैं। इसी बीच क्या होता है, क्योंकि 1935 के अधिनियम के बाद सबको पता रहता है नए चुनाव होने वाले रहते हैं, क्योंकि वोट देने के अधिकार को बढ़ा दिया जाता है। तो इस बार
ज्यादा जनता चुनाव में भाग लेने वाली थी। तो इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो संदेश भेजते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल को कि वो जो है 2 दिवसीय दौरे पर आना चाहते हैं मध्य प्रांत के क्षेत्र में, तो आप उनकी जो है व्यवस्था कराइए कि कहां कहां जाना है, पूरा कार्यक्रम तय कीजिए। तो वो कार्यक्रम तय होता है और यहाँ पर जो है 1936 में रायपुर जिला काउंसिल का 7वां वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन, ये शिक्षक सम्मेलन अलग है, 7वां वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन अलग है, शिक्षक और शैक्षणिक दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर 5वां वार्षिक सम्मेलन होता है शिक्षकों का केवल, लेकिन यहाँ पर जो है 7वां वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन होता है। यहाँ पर शिक्षक छात्र सब रहते हैं, उनको छात्रों को जैसा आप बोल लीजिए अवार्ड दिया जाता है जो अच्छा प्रदर्शन करता है वो सब वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रायपुर जिला काउंसिल का 7वां वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन होता है और यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जनता को संबोधित करते हैं और जो भी छात्र और जितने भी पेरेंट्स रहते हैं, टीचर रहते हैं, सबको यहाँ पर संबोधित करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 में यहाँ पर शिक्षकों को और मुख्य रूप से जो है छात्रों को और जो पेरेंट्स उनको संबोधन करते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है क्योंकि 2 दिवसीय दौरा रहता है तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का अगला कार्यक्रम रहता है कि वो मुंगेली जाएंगे चुनाव का प्रचार करने के लिए। तो जब वो मुंगेली जाते हैं तो उनकी कार में जो है जो बिलासपुर के कैंडिडेट रहते हैं उस समय जो कांग्रेस आगे बिलासपुर का कैंडिडेट बना रहे थे विधानसभा चुनाव के लिए, वो थे कुंज बिहारी अग्निहोत्री। तो कुंज बिहारी अग्निहोत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार में साथ में बैठे रहते हैं और वो जो है कुछ इस तरीके का उनको बताते रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि कांग्रेस जो है बिलासपुर के क्षेत्र में नहीं जीत पाएगी, ऐसा मतलब कुछ निराशाजनक बातें बताते रहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तुरंत पंडित रविशंकर शुक्ल को बोलते हैं कि आपने किस तरीके के कैंडिडेट को यहाँ पर प्रत्याशी बना दिए है, अगर यहाँ ये तो इतना निराशाजनक बातें कर रहे हैं, इससे अच्छा तो कोई वॉलंटियर जो है कांग्रेस का वो खड़ा हो जाए तो वो जीत जाए। तो यहाँ पर कुंज बिहारी अग्निहोत्री को यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कार में यही बोलते हैं कि किस तरीके का कैंडिडेट को आपने प्रत्याशी यहाँ पर बना के खड़ा किया है, वो तो वॉलंटियर अगर खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा यहाँ से। तो ये बात होती है यहाँ पर। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो मुंगेली पहुंचने ही वाले रहते हैं, तो वहां पर जो है उनकी एक पुल आता है, उस पुल में जो है गजाधर साव जो रहते हैं वो पंडित नेहरू की कार के सामने कूद जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पंडित नेहरू कार से निकलते हैं और गजाधर साव को जो है बदतमीज बोलते हैं और उनको ये बोलते हैं कि तुमने 1931 जब कराची अधिवेशन हो रहा था तो वहां पर भी जो है मुख्य रूप से आपने इसी तरीके का बर्ताव किया था और वहां पर भी आपको 2 दिन बाद वहां से भगा दिया गया था। तो वहां की जो नॉर्मल जो कांग्रेस के नेता रहते हैं और वहां की जनता रहती है वो बताती है कि जो गजाधर साव है उन्होंने किस तरीके से अच्छे काम किए हैं आदिवासी उत्थान के लिए और जो वहां के मुंगेली क्षेत्र में कांग्रेस के प्रचार में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं वो गजाधर साव ही है। तो इसके बाद जो है पंडित नेहरू गजाधर साव को जो है गले लगाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तो यहाँ पर जो है पंडित नेहरू का संबोधन होता है, जनसभा का आयोजन होता है जहाँ पंडित नेहरू जनता को संबोधित करते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो होता है मध्य प्रांत का विधानसभा चुनाव होता है 1936-37। तो यहाँ पर जो है जो यूरोपीय रहते हैं उनको पता रहता है कि इससे पहले चुनाव के पहले आपको एक चीज और बता दूं, 1936 में ही जो ई राघवेंद्र राव थे उनको जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो मध्य प्रांत के गवर्नर थे उनकी कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। तो वो मध्य प्रांत की जो गवर्नर की कार्यकारिणी है उसमें शामिल होने वाले जो थे सदस्य थे ई राघवेंद्र राव। ठीक है। तो गवर्नर की कार्यपालिका में वो ऐसे पहले सदस्य थे छत्तीसगढ़ से जो उसमें शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर जो है कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। इसके बाद क्या होता है जब चुनाव का समय आता है तो जो ब्रिटिश सरकार है तो उनको लगता है कि कांग्रेस का अच्छा बोलबाला चल रहा है और कांग्रेस जो है अच्छे मतों से विजयी होगी। तो इसी के लिए जो है उनकी ब्रिटिश सरकार की भी एक पार्टी रहती है जिसमें वो अंग्रेजों को या उस पार्टी से जो है भारतीयों को या अंग्रेजों को वो खड़ा किया करते थे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। तो उनकी पार्टी रहती है यूरोपियन एंड आंग्ल भारतीय पार्टी, उस पार्टी का नाम रहता है। तो जो यहाँ पर जो रहती है ब्रिटिश सरकार एक चाल चलती है कि वो क्या सोचती है कि हम जो है अगर कांग्रेस के सदस्य वहां चुनकर ज्यादा आ जाते हैं विधानसभा में तो हमको कार्य करने में कहीं ना कहीं बाधा डालेंगे, तो हम भी अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस पार्टी से जो है ई राघवेंद्र राव को, क्योंकि ई राघवेंद्र राव कांग्रेस को छोड़ दिए रहते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था,
ठीक है, नाराज होकर फिर वो स्वतंत्र दल बनाते हैं, फिर उसके बाद वो कोई किसी भी राजनीति में भाग नहीं लेते रहते। ठीक है, बाकी जितने लोग उनमें शामिल रहते हैं सब कांग्रेस में वापस आ जाते हैं, लेकिन ई राघवेंद्र राव जो है काफी नाराज रहते हैं। तो ई राघवेंद्र राव जो है यहाँ पर यूरोपियन जो पार्टी, यूरोपियन एंड आंग्ल भारतीय पार्टी, वो जो है अपना कैंडिडेट बनाती ई राघवेंद्र राव को बिलासपुर से। और जो चुनाव होता है, जब 1937 का चुनाव होता है, तो जो कुंज बिहारी अग्निहोत्री रहते हैं, जो पहले से ही अपनी हार माने हुए थे और उनका वचन ही वैसा था निराशाजनक, तो यहाँ पर जो है ई राघवेंद्र राव कुंज बिहारी अग्निहोत्री जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हैं उनको हरा भी देते हैं। तो ई राघवेंद्र राव यहाँ से चुनकर चले जाते हैं प्रांत की विधानसभा में। अब यहाँ पर देखते हैं चुनाव नतीजे क्या हुए जो 1937 का चुनाव हुआ। टोटल इस समय मध्य प्रांत की 112 सीट थी, जिसमें से जो है कांग्रेस 70 सीटों में जीतती है, स्वतंत्र हिंदू पार्टी 17 सीट में जीतती है, अब्राह्मण दल जो है 3 सीट में जीतता है, मुस्लिम लीग 5 सीट में जीतती है, और भी पार्टियां मैंने केवल इंपॉर्टेंट चीज बताई। और जो यूरोपियन एंड आंग्ल भारतीय पार्टी रहती है पूरे मध्य प्रांत में उसके कैंडिडेट खड़े होते हैं। एक तो ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से जीत जाते हैं और एक कैंडिडेट मध्य प्रांत से और जीतता है उनका। तो यूरोपियन पार्टी को 2 सीटें मिलती है। तो इस तरीके से 112 सीट में सबसे बड़ा दल कांग्रेस बनकर उभरता है 70 सीट के साथ। तो गवर्नर को मंत्रिमंडल बनाने के लिए जो बहुमत दल है उसी को बुलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रांत का गवर्नर रहता है वो, क्योंकि वो अंग्रेजी है, तो वो किसको बुलाता है, ई राघवेंद्र राव और उनके सहयोगी दलों को। यानी ई राघवेंद्र राव जो कि यूरोपियन पार्टी से जीत के आते हैं उनको मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। तो ई राघवेंद्र राव अपनी और जितनी छोटी छोटी पार्टियां रहती है उनको मिलाकर जो है अपना बहुमत हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। लेकिन जब तक नहीं कर पाते तब तक 3 महीने का समय दिया जाता है उनको कि 3 महीने में आप अपना मतलब एक सहयोगी दल बना लो और बहुमत सिद्ध कर लो। तो 3 महीने का समय मिलता है, लेकिन वो 3 महीने में ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इसकी सूचना जो है पंडित रविशंकर शुक्ल को पहले ही लग जाती है कि ये जो है बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल इसी बीच जो है 12 जुलाई को, यहां पर हमने पढ़ा भी है, 12 जुलाई 1937 को, क्योंकि वो रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष भी रहते हैं, तो उस पद से पंडित रविशंकर शुक्ल इस्तीफा दे देते हैं और वो जो है 12 जुलाई 1937 को रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दिए। ठीक है, इसी बीच 14 जुलाई को क्या होता है, 14 जुलाई 1937 को ई राघवेंद्र राव जो है वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो बहुमत हासिल कर ही नहीं पाते हैं। तो वो 14 जुलाई 1937 को स्वयं इस्तीफा दे देते हैं। और इसी बीच जो है जब ये 3 साल 3 महीने का जो कार्यकाल चल रहा है ई राघवेंद्र राव वाला, तो उस बीच ही जो है मध्य प्रांत की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष पद पर घनश्याम सिंह गुप्त वहां पर जीतते हैं। यानी मध्य प्रांत की विधानसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वो घनश्याम सिंह गुप्त बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुमत तो कांग्रेस का ही है और कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, तो वो जो चुनाव होता है तो उसमें घनश्याम सिंह गुप्त अध्यक्ष बने रहते हैं। तो ई राघवेंद्र राव जो है 14 जुलाई 1937 को जो इस्तीफा दे देते हैं और 14 जुलाई 1937 को ही जो है जो नारायण भास्कर खरे रहते हैं वो मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्हीं को उस समय प्रधानमंत्री भी बोला जाता था, यानी मुख्यमंत्री का नाम उस समय प्रधानमंत्री था। तो नारायण भास्कर खरे के नेतृत्व में जो है वो मंत्रिमंडल तैयार होता है और 14 जुलाई 1937 को जो है मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बन जाते हैं नारायण भास्कर खरे। तो उनका जो मंत्रिमंडल रहता है वो ये है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं, इसी समय जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो यहाँ पर मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन जो यहाँ के अन्य लोग जो चुनकर गए थे, सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र, वो जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के विपक्ष में वहां पर लॉबिंग करते हैं। और जो विदर्भ और उनको वो अपना सपोर्ट किसको दे देते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कांग्रेस के 3 पार्ट हो गए थे। एक था महाकौशल कांग्रेस जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, एक था विदर्भ कांग्रेस और एक था नागपुर कांग्रेस। तो वो विदर्भ कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहते हैं नारायण भास्कर खरे, वो उनको समर्थन दे देते हैं। ठीक है, तो जो द्वारका प्रसाद मिश्र रहते हैं और सेठ गोविंद दास रहते हैं वो समर्थन किसको कर देते हैं, नारायण भास्कर खरे को। ठीक है, तो ये इसलिए जो है खरे जो है वो प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री बनते हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र स्वायत्त शासन मंत्री बनते हैं। R.M. देशमुख जनकार्य मंत्री बनते हैं। M.Y. शरीफ न्याय मंत्री बनते हैं।
डी के मेहता वित्त मंत्री बनते हैं और पी बी गोले जो है वो राजस्व मंत्री बनते हैं। तो ये 7 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल रहता है, जिसमें नारायण भास्कर खरे जो है मुख्य रूप से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री और पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री रहते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए जो है एक नई योजना चालू करते हैं जिसका नाम है विद्या मंदिर योजना, या उसको शिक्षा मंदिर योजना भी कहा जाता है। तो विद्या मंदिर योजना जो है, यहाँ पर आपको ये जो है सबकी शपथ 14 तारीख को होती है, याद रखिएगा। विद्या मंदिर योजना जो रहती है, विद्या मंदिर योजना के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायतें मध्य प्रांत में आ रही है वहां पर जो है सभी स्कूलों में विद्या मंदिर योजना मतलब चालू करने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन प्रथम चरण में कुछ चुनिंदे स्कूलों को चुना जाता है। टोटल 93 स्कूल जो है वहां पर प्रथम चरण में विद्या मंदिर योजना लागू की जाती है। और विद्या मंदिर योजना में जो है मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए ये विद्या मंदिर योजना लाते हैं। वहां पर जो है जो भी पढ़ने आते थे छात्र छात्रा, उनको जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है रोजगार उन्मुखी कार्यों की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे कि उनको हस्तकला, जो हथकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब की भी ट्रेनिंग, कोई बढ़ई की, लोहार की, सबकी ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पर। उसका कारण ये था कि वो जो बच्चे हैं वो जो है रोजगार के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने हाथ ना फैलाए, बल्कि वो स्वयं कुछ रोजगार में रख सके। तो ये जो है विद्या मंदिर योजना काफी फेमस होती है पंडित रविशंकर शुक्ल की। तो ये विद्या मंदिर योजना पंडित रविशंकर शुक्ल जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने चालू की थी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है रोजगार उन्मुखी कार्यों का प्रशिक्षण देना, और मध्य प्रांत में टोटल 93 स्कूल में विद्या मंदिर योजना लागू हुई थी 1939 तक। अब आगे यहाँ आज की क्लास हम खत्म करेंगे और कल की क्लास में जब हम आएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि विद्या मंदिर योजना तो चालू हो गई, उसके बाद किस तरीके से नारायण भास्कर खरे मंत्रिमंडल में फूट पड़ती है और किस तरीके से नारायण भास्कर खरे का विरोध होता है, और अंत में जो है जो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है और किस तरीके से मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। ये सब पार्ट जो है हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।